हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज के लिए सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप यानी MB ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिलेगी सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम लेकर के आई है आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में बुक्स और ई बुक्स का कंसेप्ट, यानी आप घर बैठे मंगा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा बनाई गई इनमें हमने पूरा एनालिसिस करके इनको बनाया है, तो विशेष किताबों को आप मंगवा सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भरें और फॉर्म भर के किताबों को मंगवा लें, क्योंकि जिस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आपकी तैयारी में आपका साथ देते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यह विशेष किताबें भी आपको आपकी तैयारी में साथ देने वाली है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, और वो भी सबसे इंटरेस्टिंग विषय इतिहास का। तो ये 6 नंबर का चैप्टर क्या है? इसका नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज बारी आती है इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने की। यानी एक साथ पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा और इत्मीनान से क्लास में बने रहिए, ताकि आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट्स है वो यहीं पर क्लियर हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के शासन की समाप्ति। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। ब्रिटिश राज के अधीन भारत का मतलब ये है कि भारत में अंग्रेज जब आए तो शुरुआत में 1757 की प्लासी के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करना शुरू कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उन्होंने शासन पूरी तरह से भारत में करना शुरू कर दिया था, और 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़ के फेंक दिया, और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने शक्तियां जो थी देश में राज करने की वो सीधी अपने हाथ में ले ली। और इसी प्रकार 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का जो शासन भारत में शुरू होता है उसी को कहा जाता है ब्रिटिश राज या क्राउन राज के नाम से कहते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया, जिनको आप देख पा रहे होंगे, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था कि अब सारी की सारी शक्तियां जो अब तक ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप के रखी थी, अब वो सारी की सारी शक्तियां उनसे छीन कर हम हमारे पास रखेंगे, यानी सीधा ब्रिटेन राज करेगा। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी समाप्त, क्राउन राज शुरू। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें। तब महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसकी कुछ खास बातें यहाँ पर हैं, जिसको हम लोग चर्चा करते हैं। क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई, यानी अब जिन राजा महाराजाओं की रियासतें जो हैं जबरदस्ती हड़पी जा रही थी, अब ये आश्वासन ब्रिटेन सरकार दे रही है कि अब किसी भी नए क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में हड़पा नहीं जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा। जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र ही रहेंगे, ये नीति जारी की गई थी। यानी लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के चलते बहुत सारे राज्यों को हथिया लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि वाली नीति के जरिए बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। इसी वजह से यहाँ पर भी क्या लिखा गया कि अब नए क्षेत्रों को आपको हड़पने का अधिकार नहीं देंगे, मतलब अब से हड़पा नहीं जाएगा। जो क्षेत्र अभी तक जोड़ दिए गए हैं वो रहेंगे। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया जाएगा। महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया कि अगर जिन लोगों ने इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों पर हमला किया, उनको मारने का प्रयास किया, हत्याएं की हैं, उन किसी भी व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जिन लोगों ने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है, भले ही वो 1857 की क्रांति में भाग लिया हो, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। तालुकेदार जमींदार जो थे, जिनकी जमीन छीनी गई थी इस वजह से कि उन्होंने अंग्रेजों को लगान नहीं दे पाए थे कुछ कारण की वजह से, इस वजह से उनकी ज़मीनें सब कुछ छीन ली गई थी, जागीरें छीन ली गई थी, इसी वजह से उनको उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, ये इस घोषणा पत्र में कहा गया था। बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया।
अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने महारानी एलिजाबेथ के इस घोषणा पत्र में वचन दिया कि अब जो भर्ती होगी सिविल सेवकों के लिए वो बिना किसी भेदभाव के होगी, योग्यता के आधार पर होगी, और हम लोग भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनको भी अलाउ करेंगे। यूरोपीय सैनिकों में की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। चूंकि ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं विद्रोह की शुरुआत तो सेना से हुई है, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह का नाम भी देते हैं। ब्रिटिश सरकार तो इसे सैन्य विद्रोह कहते हैं, इसलिए उन्होंने सैनिकों की संख्या, भारतीय सैनिकों की संख्या यहाँ से खत्म कर दी। खासकर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की संख्या तो कम की गई, बाकी दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी उनकी संख्या तो बढ़ा दी गई और यूरोपियन लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। अनुपात भी मैं आपको बता दूँ कि बंगाल प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक रखा गया। चेन्नई और मद्रास की बात करें तो उन प्रेसिडेंसियों में 3 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक रखा गया, यानी 1 यूरोपियन सैनिक रखा गया। तो ये अनुपात सुनिश्चित कर दिया गया इन तीनों प्रेसिडेंसीज में, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसीज तो ये तीनों ही थी। तो ये घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया का। ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख और नियंत्रण करने के लिए अब भारत में एक मंत्री लाया जाएगा, जिसे भारत का मंत्री भी कहेंगे या इसे भारत का सचिव भी कहते हैं। तो भारत का एक सचिव होगा जो नियंत्रण करने के लिए आएगा और वो वायसराय की हेल्प के लिए रहेगा। भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट जो था, जैसे लॉर्ड डलहौजी वगैरह गवर्नर जनरल थे, इनको सबको खत्म करके नया पद है वायसराय लाया गया। और वायसराय के पास उतनी शक्तियाँ नहीं थी जितनी गवर्नर की पहले से थी। तो वायसराय के पास जो शक्तियाँ होगी वो कहीं ना कहीं भारत का सचिव उसमें काम भी करेगा। तो देखरेख का काम, पूरा काम भारत का वो मंत्री करता था, जिससे इंग्लैंड वाले इस पर कंट्रोल कर सकते थे। वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि होता था केवल, तो वो खुद शासन नहीं करता था, केवल एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जो कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो वायसराय होंगे उनको हम लोग जो है हेल्प करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये 4 लोगों के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायसराय अगर पद आया तो फिर वायसराय कौन बना। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय बने थे भारत के, जब 1857 की क्रांति खत्म हुई और नया क्राउन राज का शुरुआत हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग साहब प्रथम वायसराय बने। तो लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि लॉर्ड कैनिंग साहब 1857 की क्रांति में भी गवर्नर जनरल थे। तो अगर भारत के आखिरी गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वो लॉर्ड कैनिंग ही है। और भारत के पहले गवर्नर कौन है, वायसराय कौन, तो भी वो लॉर्ड कैनिंग है। तो वही व्यक्ति, पद अलग अलग, नाम अलग चेंज कर दिया, लेकिन व्यक्ति तो वही था। ये तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ऐसा कहा गया था कि भाई ये है तो पुरानी शराब तो वही है, बॉटल बदल देने से क्या होगा। यानी है तो वही व्यक्ति ना, गवर्नर जनरल को वायसराय कर देने से क्या होगा। अत्याचारी तो तब भी अत्याचारी था और अब भी रहेगा। साथ ही ब्रिटिश महारानी ने कुछ लोगों को पुरस्कार भी दिया। किन लोगों को? उन लोगों को जिनने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार की तरफ यानी अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन थे वो? राजपूत राजा, मराठा राजा, सिख प्रमुख और हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भाव रखने के लिए पुरस्कार दिया गया। इन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है कि भाई आपने क्रांतिकारियों का साथ न देकर के आपने हमारा साथ दिया। दोस्तों, हमने एक चीज जरूर पढ़ी इससे पहले वाले चैप्टर में कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों की चर्चा करें। 1857 की क्रांति की असफलता जब फेल हो गई क्रांति, तो जब रिवॉल्यूशन फेल्ड हुआ तो फेल के रीज़न क्या क्या थे? उस रीज़न में एक रीज़न एड हुआ था और ये था कि कुछ भारतीय राजाओं ने, कुछ इंडियन जो किंग थे जो नहीं चाहते थे क्रांतिकारियों के साथ, उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। उसमें सिंधिया राजा थे, उसमें हैदराबाद के निजाम थे, इसमें राजपूत राजा थे। तो इन राजा की बदौलत हुआ था, इसी वजह से इनको सिख सेना ने भी काफ़ी यहाँ पर साथ दिया अंग्रेजों का। इन सबको पुरस्कार दिया कि भाई आप पुरस्कार के पात्र हो। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों और जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधि की मान्यता दे दी गई। ये जो भू राजस्व के प्रबंधन करने वाले जो तालुकेदार और जमींदार थे, जिनको भू राजस्व वसूलना था किसानों से, तो अब क्या किया अंग्रेजों ने? बोला कि हमारे प्रतिनिधि कहलाएंगे अब, क्योंकि इनकी जागीरें वापस कर दी गई है। इसी प्रकार भारतीय प्रभुत्व वर्ग, जो भारत के जो पढ़े लिखे और वरिष्ठ वर्ग था, उनके साथ अब अंग्रेज सरकार क्या करेगी? नम्रता का व्यवहार करेगी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगी। इनको मारा कूटा नहीं जाएगा। पहले बहुत अमानवीय व्यवहार होता था, तो ये नहीं होगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार
किया गया। इसी वजह से तो अंग्रेजों के साथ बैठ करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और ये सभी लोग मिल करके उनके साथ चर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इन बुद्धिजीवी लोगों को कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और उनको थोड़ा सा नम्रता का व्यवहार किया, इज्जत दी इन लोगों को। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा, क्योंकि सेना का पुनर्गठन करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सेना एक होकर के, मतलब भारतीय सैनिक एक होकर कभी भी जो है विद्रोह कर सकती थी। विद्रोह इसलिए भी हुआ था क्योंकि बहुत सारे एरिया जो थे जहाँ पर असला बारूद रखे जाते थे वो भारतीयों के कब्जे में थे। भारतीय सिपाहियों को अब यहाँ से हटा दिया गया। अंग्रेजों ने एक भी भारतीय सिपाहियों को तोपखाने की देख रेख के लिए नहीं रखा, और न ही जो बंदूक और असला बारूद का जो जिम्मा है वो सब यूरोपियन लोगों को दिया गया। अब भारतीय लोग यहाँ से चले गए, तो तोपखाना हो या महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियार से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। अब इनके केयरटेकर में कोई भी बड़ा से बड़ा जो हथियार वो नहीं होगा। सेना में जातियों, क्षेत्रों, संप्रदाय के आधार पर सैनिकों की इकाइयाँ बनाई गई। जो सेना थी भारत, जो अंग्रेजी सेना थी जिसमें भारतीय लोग थे, सबके लिए अलग अलग जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए। जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, है ना, तो अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए थे। तो अलग अलग सिख रेजिमेंट, तो अलग अलग जातियों के आधार पर बांट दिया गया था। यानी अंग्रेज हमको बांटना तो चाहते थे, जिससे उनके अंदर में जो भेदभाव चलता आ रहा था वो आगे भी बना रहे। जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब क्यों बनाए थे? ये जातियों के आधार पर हमें बांटने का प्रयास किया था, और उनको पता था कि भारत में वैसे ही जाति के आधार पर भेदभाव तो चलता ही है, क्यों नहीं जाति के आधार पर चलने वाले भेदभाव को और आगे बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने रेजिमेंट बनाए थे। आज भी भारत में रेजिमेंट चलते हैं, लेकिन आज इसमें एक रेजिमेंट में सभी धर्मों के जातियों के लोग मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक रेजिमेंट है तो उसी में उसी जाति के लोग रहेंगे, हमने उसको खत्म कर दिया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन की बात करें तो अंग्रेजों ने जैसे ही कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और उन्होंने क्राउन राज शुरू किया तो उन्होंने कुछ बदलाव किए, जैसे राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन किया। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई थी। ये 1861 में आया था ये एक्ट, और इसमें प्रशासनिक पुनर्गठन शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि अगर देखिए पहले क्या था कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया था ना शुरुआत में, 1773 की क्रांति में सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर दी थी। अब ये लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि क्यों ना भारतीयों को अब इसमें जगह दी जाए। तो 1861 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जिसे परिषद कहा जाता था, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, और इस काउंसिल के सदस्यों की संख्या को 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया। ये भी दे दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं गवर्नर जनरल की जगह लिखना चाहूँगा कि अब गवर्नर जनरल क्या बन गया था, क्योंकि यहाँ वायसराय बन गया था। तो वायसराय को पूरा यह अधिकार दे दिया गया था। तो वायसराय ही कर सकता था क्या कि 6 से 12 बढ़ा सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया, कुछ भारतीय लोगों को नॉमिनेट किया था उन्होंने। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इस काउंसिल के पास कोई पावर वावर नहीं थी, बस ऐसे ही वायसराय की सलाह के लिए बिठाया गया था, और इसके पास न तो वित्तीय शक्ति थी न प्रशासनिक नियंत्रण, कोई प्रकार की शक्ति नहीं थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। दोस्तों जहाँ जहाँ गवर्नर जनरल लिखा है, किताब में लिखा है, मैं समझता हूँ, लेकिन वो गवर्नर जनरल एक्चुअल में वायसराय को कहा जा रहा है। तो वायसराय क्या करते थे, कुछ भारतीयों को नॉमिनेट भी करते थे, और पहली बार 3 भारतीयों को यहाँ पर नॉमिनेट भी किया गया था। मैं 3 लोगों के नाम लिख देता हूँ। महाराजा ऑफ पटियाला, इनको नॉमिनेट किया गया था। पटियाला के महाराज, महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा बनारस, और तीसरा सर दिनकर राव। महाराजा पटियाला, महाराजा बनारस, सर दिनकर राव, ये तीनों को नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया वायसराय की तरह। इसका मतलब वायसराय अब किन्हीं चीज़ों, किन्हीं लोगों को नॉमिनेट भी कर सकता था, तो ये मनोनीत किया गया, और पहली बार 3 लोग थे ये। 1861 ईस्वी के, देखिए अब क्या हुआ कि जब 1861 में बदलाव हुआ तो कुछ बदलाव हमें लग रहे थे कि कम लग रहे हैं, तो भारतीय लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। क्योंकि आपको एक बात तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1857 की क्रांति के बाद इतना जोश तो भारतीयों में आ गया था कि एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी, देश के लिए एकजुट होने की भावना हो गई थी। तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि अब इनको झुका सकते हैं।
तो भारतीय लगातार मांगे रखते थे अपनी और अंग्रेजों को पूरी करनी पड़ती थी। तो 1861 के जो एक्ट था ये इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें कुछ कमियां थी जिसके चलते हमने कुछ नया बदलाव चाहा था और उसके लिए अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और उसके एवं शासन में सुधार लेकर के आए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर के आए। 1861 के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए उससे भारतीय नाखुश थे, हम संतुष्ट नहीं थे उससे। कुछ बदलाव थे जो नहीं किए थे उन्होंने, केवल बातें कही थी। तो भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए 1892 में वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या को 12 से बढ़ाकर के 16 कर दिया गया था, जो कि यहाँ भी जिक्र हुआ, यहाँ पर भी हमने जिक्र किया 6 से बढ़ा के 12 कर दिया था। अब 6 से बढ़ा के 12 किया तो हमें कम लग रहा था भाई, वो भी ढंग से नहीं किया गया था कि उसमें भी कुछ बदलाव थे। इन्होंने नॉमिनेट सदस्यों को पावर ही नहीं दी थी। हमने बोला कि 12 से बढ़ा के और कर दो, 16 कर दो, तो 12 से बढ़ा करके 16 किया गया था। इसी कारण से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई थी। यही कारण था कि जब मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ के आपने 16 कर दी तो केंद्र स्तर पर हो या प्रांत स्तर पर, दोनों जगह पर निर्वाचित लोग जो इंग्लैंड के थे उससे ज्यादा मनोनीत लोगों की संख्या बढ़ गई थी। इसका मतलब भारतीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इन परिषदों में होने लगा था। इससे क्या होगा, हम हमारी बात रख सकते थे। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1861 के उस एक्ट में ये क्लियर लिखा गया है कि ये जो परिषद थी 6 से 12 तक सदस्य करने की, ये वायसराय की परिषद के पास कोई पावर नहीं, ये पावर विहीन थे, शक्ति विहीन थे। इनके पास न वित्तीय शक्तियां थी न प्रशासनिक थी। लेकिन अब क्या किया गया, दोनों की दोनों शक्तियां दी गई। इनको शासन संबंधी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार था और वित्तीय अधिकार में बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। तो दोनों के दोनों अधिकार यानी वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दोनों यहाँ पर कुछ हद तक दे दिए गए। अब वो परिषद में जो है सदस्य जो है परिषद के मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते थे वायसराय से। उसमें उस मीटिंग में क्वेश्चन तो उठा ही सकते थे। अब इसे क्वेश्चन उठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगेगा कि हमारे देश के लोग हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन में क्या सुधार हुए, ये इंडियन काउंसिल एक्ट के साथ जो सुधार आए थे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन शुरुआत से चल रहा था। देखिए भारत में पहले भी पंचायतें थी, ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, लेकिन पहले पंचायतों का स्वरूप न्याय पर आधारित था। ये पंचायतें न्याय देती थी। आपने शायद मुंशी प्रेमचंद्र जी की पंच परमेश्वर की कहानी जरूर सुनी होगी, जहाँ पर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में एक वाक्य की यहाँ पर पूरी कहानी बताई गई है, जहाँ पर पंचों के द्वारा फैसला किया जाता है। तो एक न्यायिक सेवा प्रदान करती थी हमारी पंचायतें और कुछ हद तक कुछ फैसले करती भी थी पहले। तो स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अंग्रेजों ने किए। इन्होंने क्या किया, ग्रामीण प्रदेशों में कुछ स्थानीय बोर्ड की स्थापना की जो कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कामकाज के लिए जिम्मेदार होगी। प्रत्येक जिला में उपविभाग, जिला उपविभाग और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा दी गई। कि तहसीलें जो आज आप देख रहे हो ना, तहसील, जिला, ब्लॉक, ये सब अंग्रेजों ने बनाई, पहले कुछ भी नहीं था। नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। जैसे भारत की सबसे पहली नगर निगम जो थी वो मद्रास थी, तो इन नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। इन नगर पालिकाओं को कुछ काम भी इन्होंने सौंप दिए, जैसे उन्हें रोशनी का काम, गलियों और मार्गों की स्वच्छता का काम, शिक्षा, जलापूर्ति और चिकित्सा आदि सहायता का काम इनको दिया गया। तो कुछ काम भी फिक्स किए गए। और ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, सारे के सारे परिवर्तन जो है, इनको लाने के लिए 1883 से 1885 के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, जिसका जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन एक ऐसे वायसराय थे जिनकी हेल्प की वजह से ही स्थानीय स्वशासन को इतना ज़्यादा पावर मिला था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ये याद रखना, लॉर्ड रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अधिनियम और ये काम करवाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे देश में स्थानीय स्वशासन को पावर मिली। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजों ने बदलाव कर दिया। ब्रिटिश क्राउन राज में काफ़ी बदलाव हुए। 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम, सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया था और जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ICS अधिकारी को आज की तारीख में IS अधिकारी बोलते हैं। तो इनका जो चयन की जो परीक्षा होगी, जो UPSC पहले एग्जाम लेती थी अंग्रेजों के टाइम पे, वो लंदन में वो परीक्षा होती थी उसकी, जिसका नाम ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया था। परीक्षा लंदन में होती थी और प्रतियोगिता यानी एग्जाम होती थी। तो इन्होंने क्या किया, जब भारतीयों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, भाई इंडियन लोग भी अब एग्जाम में फॉर्म भर सकते थे। तो 1853 तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, लेकिन इंडियन को नहीं अलाउ किया गया था।
बाद में जब इंडियन अलाउ हो गए तो इन्होंने 23 साल की उम्र को घटा के 21 कर दिया कि अब 21 साल से ज़्यादा का व्यक्ति फॉर्म ही नहीं डाल सकता। 1878 में तो इन्होंने हद ही कर दी कि जो एज थी मैक्सिमम एज ही 19 कर दी कि 19 साल से ज़्यादा हुआ तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। कलेक्टर बनने की एज ही 19 की, जबकि आज की तारीख में 21 साल से पहले बन ही नहीं सकते आप। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीयों को डिमोरलाइज करने के लिए, भारतीय लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ताकि ये आ ही नहीं पाए, इस तरीके के हथकंडे अपनाए थे। 1863 में फिर भी एक भारतीय ने कमाल कर दिया और भारत का पहला ICS ऑफिसर बने थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और 1863 में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत के पहले ICS ऑफिसर बने। दोस्तों ICS ऑफिसर वही है जो आज IAS ऑफिसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसी को कहा जाता था, वो सेम पद होता था। इसी प्रक्रिया के तहत शासन के दूसरे विभाग, जैसे अब देखिए इन्होंने क्या बोल दिया कि ICS में तो कोई भी भारतीय इंटर कर सकता है, लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज में और भी पोस्ट होती थी, जैसे आज भी होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और रेलवे डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में कि बड़े बड़े पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पर भी पोस्ट थी। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभाग जैसे पुलिस विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण PWD विभाग, चिकित्सा विभाग, डाक एवं तार विभाग, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम ड्यूटी वाला, रेलवे, इन सभी उच्च वेतन वाले पदों पर केवल और केवल कौन नागरिक आ सकते थे? ब्रिटिश लोगों की नियुक्ति होती थी, भारतीयों की नहीं। यानी हमारे लिए ICS का पद तो खोल दिया आपने, ICS ऑफिसर जो IAS ऑफिसर होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी किसी भी पोस्ट पर भारतीयों को यहाँ पर रिक्रूट ही नहीं किया जाता था। ये भेदभाव अंग्रेज करते थे, लेकिन बोलते क्या थे कि हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता के आधार पर परीक्षा लेंगे। तो फिर आपने ये भेदभाव क्यों किया? तो अंग्रेज एक तरह का दोहरा चरित्र उन लोगों का था। सेना तथा पुलिस का भी पुनर्गठन अंग्रेजों ने किया इसी एक्ट के बाद, लगातार उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसा किया। देखिए अगर मैं 1857 के बाद सेना को पुनर्गठन करने की बात आई, 1857 में सेना को पुनर्गठन करने पर सबसे पहले सोच विचार किया गया, क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति सेना की वजह से हुई थी। तो 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास और चेन्नई तथा बम्बई, बंगाल, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं, बम्बई या मुंबई प्रांत की अलग अलग सेनाएं थी पहले, 57 से पहले तो कोई कंट्रोल नहीं था। तो 1893 में जब ये एक्ट आया 92 में, तो 1893 में इनका एकीकरण किया गया, तीनों सेनाओं को एक करके उनके ऊपर एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इन सभी सेना को रखा जाता था। अब जैसे आज भी होता है ना हमारे देश में, अलग अलग, जैसे आर्मी है तो आर्मी का जनरल होता है, तो सभी सेना का एक जनरल बना दिया गया। जैसे नेवी है तो पूरी नेवी का एक एडमिरल होता है, जैसे कि एयरफोर्स है तो पूरी एयरफोर्स का एक एयर चीफ मार्शल होता है। तो हमारे देश में अभी भी वही सिस्टम है और इन्होंने सिस्टम चालू कर दिया था, एकीकरण, सेना का एकीकरण होना चाहिए। यूरोपीय सैनिकों का अनुपात लगभग दुगुना कर दिया पहले से, क्योंकि लग रहा था कि अंग्रेज अगर इंडियंस लोग एक बार फिर इकट्ठे हो गए, फिर से म्यूटिनिटी रिवोल्ट हो गया, फिर से ये सैनिक विद्रोह कर देंगे तो क्या होगा? फिर से हम लोग कोई ऐसा युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने आप को बचा लिया और एक युद्ध भी लड़ा, लेकिन अपने आप को वापस देश को जो है हाथ से छूटने से बचा लिया। लेकिन इस बार हो सकता है कि बड़ा एक गेम खेल ले, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ब्रिटिश यानी यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सैनिक जो थे उनके साथ ये व्यवहार किया कि सूबेदार से ऊपर का कोई पद उन्हें दिया ही नहीं गया। सूबेदार से ऊपर का कोई भी पद भारतीयों के लिए नहीं था। यह व्यवस्था 1914 तक के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी की ऐसी रही कि सूबेदार का पद के ऊपर कोई भारतीय आ ही नहीं पाएगा। पुलिस संगठन की बात करें तो संगठन में दरोगा का पद भारतीयों के लिए था और पुलिस अधीक्षक का पद केवल यूरोपियन के लिए था। तो यूरोपियन लोगों को हमसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। न्यायिक संगठन की बात करें तो अंग्रेजों ने न्याय के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा बदलाव किया, क्योंकि अंग्रेज जब आए उससे पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था जो थी वो पूरे पुराने तरीके से चलती थी। और भारत में न्यायिक व्यवस्था का जो तरीका था उसमें शास्त्रों के आधार पर, शरीयत के आधार पर, यानी धार्मिक कानूनों के आधार पर सज़ा मिलती थी। सज़ा का प्रावधान भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता था। कहीं कहीं पर तो एक सेम सज़ा की अलग अलग, सेम अपराध की अलग अलग सज़ा भी मिलती थी। तो कई जगह पर ऐसा होने लगा था। तो भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित थी। न्यायिक संगठन की बात करें तो भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से प्रचलित थी। अनेक कानून जो थे वो शास्त्र और शरीयत तथा शाही फरमान पर आधारित थे। ये जो शाही फरमान है ये शरीयत है, और शरीयत मुस्लिम लॉज को बोलते हैं, मुस्लिम कानूनों को बोलते हैं। शास्त्र जो हिंदू कानून है इसके ऊपर आधारित थे। अंग्रेजों ने कानून की एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने बोला कि सभी धर्मों के लिए एक कानून। दोस्तों आज भी भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 44 इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून, जिसे
यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, जिसे एक समान सिविल संहिता कहा जाता है। आज भी भारत में लागू नहीं है, वो गोवा को छोड़ दिया जाए तो। शासन कानून के आधार पर होना चाहिए, न कि शासक की इच्छा के हिसाब से। किसी शासक की इच्छा के हिसाब से कानून नहीं चलेगा। अगर कानून चलेगा तो केवल और केवल शासन की तरीके से चलेगा। तो कानून के अनुसार चलना चाहिए शासन, न कि कोई शासक अपनी इच्छा से चला ले। अब कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति हो या धर्म हो या वर्ग हो, इसके आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समान सिविल संहिता। ये ध्यान रखना आप, समान सिविल संहिता। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। और आज की तारीख में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 44 में पढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, जस्ट 2 साल 3 साल पहले की बात है कि भारत में इसी आर्टिकल के चलते, समान सिविल संहिता के ही चलते, ट्रिपल तलाक को भारत में बैन किया गया था, जो केवल मुस्लिम समुदाय में चलता था। और इसमें 3 तलाक एक साथ तलाक बोल दिया जाए तो तलाक हो जाता था। तलाक के बिद्दत को यहाँ पर इलीगल करार दिया गया था और तलाक देने वाले को 2 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया। तो ये अंग्रेज पहले भी कर चुके थे। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि यदि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से अलग होती थी। तो अलग अलग जाति के लोगों की जो सज़ा होती थी वो भी अलग अलग होती थी। ऊंची जाति और नीची जाति में ये भेदभाव होता था। यानी सज़ा देने में किस बात का भेदभाव? अपराधी तो सब एक जैसे होने चाहिए। वित्तीय प्रशासन की बात करें तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं वित्तीय प्रशासन में भी कहीं ना कहीं बदलाव किए थे। जैसे कि भारत में बजट लाना, भारत के ऊपर खर्चा करना, विकास करना, इसमें कुछ बदलाव लाए गए थे। 1860 की ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरुआत में बजट शुरू किया था कि बजट आना चाहिए कि इस साल भारत में कितना पैसा खर्च करेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया कि जितना भी हम लोग टैक्स सभी किसानों से और सभी लोगों से, व्यापारियों से वसूल कर रही है केंद्र सरकार, इस टैक्स में से कितना हिस्सा राज्य यानी प्रांतों को जाना चाहिए और कितना हिस्सा केंद्र सरकार को जाना चाहिए, इस पर भी निर्णय लिया गया। और निर्णय ये लिया गया कि डाकघर से आने वाला टैक्स, रेलवे से आने वाला टैक्स, अफीम से आने वाला टैक्स और नमक की बिक्री पर और जो चुंगी से होने वाली आय है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। यानी केंद्र सरकार सीधे डाकघर का जो आएगा, मतलब ज़्यादा पैसे तो दोस्तों इसी में थे, अफीम हुआ, रेलवे हुआ, नमक की बिक्री कर, ये सब जो है सरकार अपने पास रखेगी। जबकि भू राजस्व यानी जो किसानों से टैक्स ले रहा है वो, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्र और प्रांतों के बीच में बांट दिया जाएगा। वो भी पूरी तरह से प्रांत को नहीं मिलेगी, वो बांटा जाएगा। अदालतों में स्टाम्प ड्यूटी नाम का एक नया कर लगाया गया। स्टाम्प ड्यूटी समझते हैं, आज भी दोस्तों कई जगह पर चलता है, भारत में प्रचलित है। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। तो 1892 में ये काफ़ी सारा बदलाव किया गया, वित्तीय प्रशासन में बदलाव किया गया कि अब बजट पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो पहले बजट पर विचार विमर्श करने का कोई अधिकार भी नहीं था। अब अंग्रेजों की उन व्यवस्थाओं की बात करते हैं जिसमें अंग्रेजों ने शिक्षा और जन सुविधा में बदलाव किया। क्योंकि अभी तक हमने कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो अब अंग्रेज हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर रहे थे और आधुनिक शिक्षा की ओर भारत को ले जा रहे थे। तो आइए समझते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की नीति के बारे में। तो लॉर्ड मैकाले साहब ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर शुरुआत की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा राम मोहन राय का नाम तो आपने सुना होगा। ये आधुनिक भारत के समाज सुधारक थे। तो ये आधुनिक समाज सुधारवादी व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया और ये हिमायती थे उसके। उनका मानना था कि हमें ये पुराने पारंपरिक शिक्षा को त्याग करके ये ज्ञान विज्ञान तर्कवादी जो तकनीकी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा, यूरोपियन शिक्षा है, इसको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इससे हमें काफ़ी सुधार मिलेगा। तो यही हुआ कि इनके प्रयासों के चलते इन्होंने लगातार अंग्रेजों को लेटर लिखे, पत्र लिखे कि वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दें। इसी वजह से लॉर्ड मैकाले ने 1853 में एक अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया। पहला शिक्षा अधिनियम था ये। तो इसमें क्या किया कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार इस उद्देश्य से किया गया। ये जो आधुनिक शिक्षा है जिसे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा कहते हैं, इस उद्देश्य से प्रचार किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे।
तो मतलब अंग्रेजों का ऐसा कोई मानना नहीं था कि हम लोग अंग्रेजी शिक्षा देंगे ताकि ये लोग अच्छे सभ्य हो जाएंगे। हमें सभ्य बनाने का विचार तो उनके मन में था ही नहीं। उनका तो उद्देश्य ये था कि इन लोगों को हम लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे, हमारे पाश्चात्य ज्ञान से इनका अनुभव करवाएंगे। ऐसे में जब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इनके मन में अपने आप ऐसी धारणाएं पैदा हो जाएगी कि अंग्रेज लोग सही हैं और ये हमारे समर्थक बन जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब अपने अंग्रेजों की समर्थन वाली भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे थे, जिस वजह से ये आधुनिक शिक्षा का प्रसार भारत में करना चाह रहे थे। और ये मैकाले के जो अधिनियम लाया गया था, अंग्रेजी भाषा का पहला शिक्षा अधिनियम लाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में भी आए। अब भारत के लोग जो हैं वो धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आएंगे, उनकी विचारधारा पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे भारत में जो आत्मा से और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, शारीरिक रूप से भारतीय रहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा में ब्रिटिश का जो ज्ञान है वो रग रग में बस जाएगा और वो ब्रिटिशवादी हो जाएंगे। यानी साफ मतलब है कि अब हमको ब्रिटिश की नीतियों से खफा नहीं होंगे, वो संतुष्ट रहेंगे और हमारा प्रचार प्रसार करेंगे। और इन भारतीयों को, जो लोग हमारा विद्रोह कर रहे हैं, शायद उन्हें शांत करने में हमें ये एक तड़ित चालक की भूमिका निभाएंगे, मतलब न्यूट्रल कर देंगे, शांत कर देंगे कि यार अंग्रेज सही है। मतलब क्या होता है, जब आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है ना किसी चीज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अपने माउथ पब्लिसिटी के लिए, प्रचार करने के लिए इन लोगों को तैयार कर रहे थे, इसलिए भारत में शिक्षा की आधुनिक शिक्षा नीति लाई गई थी। बात करें पाश्चात्य शिक्षा की, तो कंपनी शासन प्रारंभ होने के समय ही देश में पाठशाला, मकतब और मदरसे, ये भारत के पारंपरिक शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। पाठशाला, मदरसे। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये अंग्रेज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भारतीयों के साथ मिल करके उनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय शिक्षा की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि पहले केवल पंडित जी जो होते थे वही बच्चों को पढ़ाते थे, और जो पंडित जी होते थे ये सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। उसमें अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी, कोई नियमित परीक्षाएं भी नहीं होती थी। जब किसान का जब फसल पक रही होती थी तब छुट्टियां चल रही होती थी, और ऐसा कोई अलग से एनुअल सिलेबस भी नहीं था। तो कोई सिलेबस, पाठ्यक्रम नहीं था, सब कुछ ऐसा था कि बस काम चलाओ चल रहा था। और जितनी भी शिक्षाएं थी वो सारी की सारी शास्त्रों के आधार पर दी जाती थी। मतलब केवल हमारी शिक्षा जो है वो जीवन जीने का सलीका और तरीका सिखाती थी, आगे बढ़ने का, रोजगार प्राप्त करने का और कौशल जैसी कोई चीज़ उसमें थी नहीं। तो ये अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा जो विज्ञान और ज्ञान से जुड़ी हुई थी, ये भारतीयों को रोजगार की तरफ उन्मुख करने के लिए दी जा रही थी। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य इसके पीछे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि इन लोगों को ब्रिटिशवादी बनाना, ताकि ये ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को भी सही मायने में सही समझे कि ये सही कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लिए ही लोगों तक सीमित थी। जो हायर एजुकेशन थी हमारे देश में पुराने समय में केवल ऊंची जात के लोग ले सकते थे, नीची जाति के लोग नहीं ले सकते थे। उच्च वर्ग जो है वो संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे। तो जितने भी उच्च वर्ग थे ये लोग संस्कृत पढ़ते थे, अरबी पढ़ते थे, फारसी, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, इन सब का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति चल रही थी। परंपरा जो पुरानी शिक्षा पद्धति है वही चल रही थी, शास्त्रों के आधारित, शरीयत आधारित जो पुरानी थी वो सब चल रही थी। तो अब नया बदलाव लाने की जरूरत थी, और बदलाव था पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी जगत की, बोलते हैं उसको। पुराने मतलब पश्चिमी क्षेत्र से मतलब यूरोपियन शिक्षा को बोलते थे। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी जब विदेशियों का ज्ञान हम पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षा ही एक इम्पोर्टेंट एक जरिया हो सकता है जिससे आप दूसरे देश के लोगों के विचारों को जान सकते हैं। और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी रखा था। निसंदेह कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। अब ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार तो किया, लेकिन क्या केवल अंग्रेज ही इस प्रसार कर रहे थे, उसके अलावा किसी और का योगदान नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार में जितना योगदान सरकार का था, उतना ही योगदान ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को इकट्ठा करते और उनको जो है अंग्रेजी शिक्षा देकर प्रयास करते और ईसाई धर्म की विचारधाराओं से भी अवगत कराते। इसी बीच कई जगह देखा गया कि बहुत सारे गरीब लोगों को, हिंदू और मुस्लिम लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी किया गया।
आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे ईसाई लोग हैं जो पहले शायद कभी किसी धर्म के रहे होंगे, लेकिन चलो उस मुद्दे पे हम लोग बात करना नहीं चाहेंगे। हम लोग केवल बात करेंगे कि भारत में शिक्षा को प्रचार करने में कहीं न कहीं ईसाई धर्म प्रचारकों का कहीं न कहीं योगदान रहा। तो ये ईसाई धर्म प्रचारक जो है भारत में कब आए थे, मैं आपको बता दूं, सन 1813 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट भारत में आया था। चार्टर एक्ट भारत में आया था तो पहली बार अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे और उसी के साथ अंग्रेज ईसाई मिशनरीज को भी भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, जो शिक्षा देकर के प्रचार कर रहे थे। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव की बात करें, जब आधुनिक शिक्षा भारत में आने लगी, पनपने लगी, लगातार अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व भारतीय शिक्षा पर हावी होने लगा, तो कुछ तो प्रभाव होगा। जब आप किसी नई चीज़ को सीखते हो तो विचारधारा को अपनाते हो तो आपके जीवन में कुछ बदलाव तो आते हैं। तो क्या बदलाव आया? भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग जो है वो 19वीं सदी के आरंभ में होने लगा था। शुरुआत में ये जो आधुनिक विज्ञान है इसका प्रयोग भारत में 19वीं सदी में शुरुआत में हो गया था। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते, ये जो उदारवादी नीति थी, उदारवादी मतलब काफ़ी लिबरल पॉलिसीज थी और ये अंग्रेजी शिक्षा नीति थी, इसके चलते भारत में विज्ञान एवं तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी का विकास शुरू होने लग गया। अब देखो, विज्ञान तकनीकी क्या औद्योगिक क्रांति हो रही थी, मशीनों का विकास हो रहा था, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन, डिस्कवरी हो रही थी, खोज हो रही थी और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही उनमें विज्ञान का एक विभाग की स्थापना की। विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, आज भी भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भारत में आज भी कभी भी किसी स्कूल में जाकर आप पूछ लो, किसी बच्चे को उठा के पूछ लो कि बेटा आप क्या बनोगे बड़े होकर के, तो शायद 99% बच्चे जो है वो नहीं बोलेंगे, वो कोई भी साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता है। जितने भी ज़्यादा बच्चे थे वो केवल डॉक्टर, इंजीनियर या 2-4 पोस्ट तक ही सीमित रहते हैं। हमारे देश में वैज्ञानिकता की और जो होना चाहिए, उन्मुखता होना चाहिए लोगों में, वो है ही नहीं और बहुत कम लोग हैं जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे, महेंद्र लाल सरकार। उनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम का एक एसोसिएशन, एक संस्था बनाया, जो कि जो साइंस है उसको एक जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं और खेती में ये जो रग रग में बसी हुई है, वैसे ही वो चाहते थे कि जो साइंस है उसको भी हम लोग इतना उसको खेती की तरह ले और हर एक व्यक्ति को साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। 20वीं सदी मतलब 1930 के आसपास की बात हो रही है। 1930 के दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना भी की गई और बहुत सारे लोग भारतीय ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका योगदान भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए और भारत के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा। उन लोगों के नाम की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बिरबल साहनी जैसे वैज्ञानिकों ने एक ख्याति अर्जित की है देश विदेश में और भारत में विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सीवी रमन साहब को भारत में पहले भारतीय है जिनको भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इनको रमन इफेक्ट की वजह से, इन्होंने रमन प्रभाव का एक इन्वेंशन किया था जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार क्या होता है इसकी चर्चा भी हम लोग अंत में करेंगे। श्रीनिवास रामानुजन के गणित की थ्योरी, विश्वसनीय इंजीनियर थे और टेक्नोलॉजी के ज्ञाता थे। ये महान व्यक्ति थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में आज भी हम लोग इंजीनियर्स डे अगर मनाते हैं तो वो विश्वसनीय के नाम पे ही मनाते हैं। इन्होंने भारत की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। इनकी काफ़ी प्रचलित पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो थी वो इनकी पुस्तक थी जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी योगदान भी दिया और ये एक अच्छे इंजीनियर थे, सबसे बेहतर इंजीनियर कहे जाते थे। जन सुविधा की बात करें, अब शिक्षा की बात तो हमने कर ली, बात करें कि जन सुविधा में वृद्धि की, तो अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा के चलन के साथ साथ कई सारी जन सुविधाओं को देने में भी जो है भूमिका अदा की। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी की अगर बात करें, जब अंग्रेज शासन करना शुरू किया था सन 1700 से 1799 के बीच में 18वीं सदी आती है, तो उसमें उन्होंने शुरुआत में क्या किया, हमारे देश के किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, केवल व्यापार से काम रखते थे। न हमारा सामाजिक, राजनीतिक, न ही हमारे धार्मिक मामलों को, न सांस्कृतिक मामलों को छेड़ते थे। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में ही भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ प्रयास किए।
19वीं सदी में उन्होंने हमारे धार्मिक चीज़ों को, हमारी सांस्कृतिक चीज़ों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, समाज में सुधार करने का प्रयास किया। उसका एक नमूना आपको देखने को मिलता है 1829 का सती प्रथा। ये जो सती प्रथा का अंत किया गया, ये अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने 1843 में एक और प्रथा समाप्त कर दी थी, जिसको हम लोग दास प्रथा भी बोलते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह कानून भी लाया था। तो अंग्रेज जो थे वो लगातार भारतीय समाज की कुरीतियों को खत्म करके सांस्कृतिक या समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास लगातार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति भी अपनाई। उन्होंने भारत को आधुनिक भी बनाए रखा। ऐसा नहीं था कि केवल हमारे समाज को ही सुधार रहे थे, वो आधुनिकीकरण की ओर भी बढ़ ले रहे थे। जैसे भारत में उद्योगों की स्थापना अंग्रेजों ने शुरुआत में की, भारत में रेलवे लाने का काम अंग्रेजों ने किया। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई, जिससे आवागमन तो बड़ा ही बड़ा, देश का व्यापार भी बढ़ा। दोस्तों, अंग्रेजों की देन है ये ट्रेन। और अंग्रेजों ने सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत जो की थी वो की थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे और ये बम्बई से कुर्ला के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी। सॉरी, बम्बई से थाने, क्षमा करें, कुर्ला नहीं, कुर्ला के बीच में जो चली थी वो तो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। तो बम्बई से थाने के बीच में 31 किलोमीटर की भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन के साथ ही भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई। हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछा दी। आज़ाद हुए ना जब देश भारत 1947 में, तब तक उन्होंने लगभग 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन बिछा दी थी। और आज भी हमारे देश में 1 लाख भी नहीं कर पाए हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये है कि 70 साल में हमारे देश की राजनीति ने, यानी राजनेताओं ने जितना काम नहीं किया रेलवे के क्षेत्र में, जन सुविधा के क्षेत्र में, अंग्रेज उससे ज़्यादा काम पहले ही कर चुके थे। लेकिन अंग्रेजों की एक समस्या थी बेचारे, क्या था कि वो ठंडे क्षेत्र के रहने वाले थे और भारत की गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो एरिया है, इंग्लैंड है, वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। 60 डिग्री के आसपास आता है वो, 30 डिग्री 60 डिग्री, कई कुछ एरिया तो शीत कटिबंध में भी आता है उनका। और भारत का जो क्षेत्र है वो मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा पर स्थित है हम लोग, इस वजह से गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और जो लोग ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनको गर्मी सहन नहीं हो सकती। इस वजह से भारत के कुछ हिल स्टेशन थे जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में थे, जैसे शिमला हुआ, देहरादून हुआ, धर्मशाला हुआ, डलहौजी हुआ। ऐसे बहुत सारे जगहों को इन्होंने बसाया खुद अंग्रेजों ने। ये पहले पहाड़ियाँ हुआ करती थी और अंग्रेजों ने काफ़ी बसाया इसको और वहीं पर रहने लगे थे। तो अंग्रेज जो थे वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, ये हमें थी केवल। अतः उन्होंने अपने और अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग जैसे शहरों की यहाँ पर बनाए, उन्होंने यहाँ पर बसाए पूरे। और आज हम लोग इन्हें हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कुल्लू मनाली जैसे जगहों के बारे में। और अंग्रेजों ने भारत में नहरें खुदवाई, कुओं का निर्माण करवाया। क्यों करवाया आखिरकार अंग्रेजों ने? क्या पड़ी थी अंग्रेजों को? अंग्रेजों को किसी किसान के भले के बारे में नहीं पड़ी थी। अंग्रेज चाहते थे कि ये नहरें बनाएंगे, कुएं बनाएंगे तो सिंचाई की सुविधा होगी। सिंचाई की सुविधा होगी तो किसानों के पास अच्छा अनाज होगा। अच्छा अनाज होगा तो हम मुंह मांगा कर राजस्व ले सकते हैं। तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो कहीं ना कहीं जब भी अंग्रेज इन्वेस्ट करते थे तो उसके पीछे कोई दूसरा ही उनका विचार रहता था, कोई दूसरा उद्देश्य रहता था। बात करें अगर यूरोप में हुए चिंतन की, तो जब जन सुविधा आई, जन सुविधा की बात तो कर ली, लेकिन यूरोप में एक चिंतन चल रहा था उस समय और वो चिंतन काफ़ी मॉडर्न था, प्रैक्टिकल था। मतलब ये कि अंग्रेज में जो चिंतन एक चल रहा था, एक लहर चल रही थी कि हम लोग पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग केवल उसी बात को सही समझेंगे जिसके पीछे कोई तर्क हो, जिसे मान सके, हजम होने वाली बात को ही मानेंगे। जैसे रीति रिवाज, अंधविश्वास और ये आजकल भारत में आज भी चलता है, भारत में पुराने रीति रिवाज, ये रीति रिवाज सब वो इसको मान्यता प्रदान नहीं करते। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था और चिंतन की जो अवधारणा थी वो थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रैक्टिकल था पूरा उनका चिंतन कि हम लोग केवल उन्हीं तथ्यों को सही मानेंगे जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क हो आपके पास में। तो जिसका अर्थ था कि केवल वही बातें सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके, जिसे देख सके, जिसका प्रूफ भी हो सके। अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक समझा कि आपकी रीति रिवाज जो है इंडिया की, इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, जबरदस्ती किसी ने बना ली और आप इसको दिल से फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लगातार नीचे जा रहे हो। और भारतीय सभ्यता को गतिहीन और कहकर उसकी निंदा की। कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता इतनी खराब तो नहीं थी, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, लेकिन पूरी सभ्यता को आप ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय सभ्यता आज भी दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यता में विद्यमान है। मतलब हम बहुत पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं। दोस्तों अगर इसमें आगे बात करें ब्रिटिश शासकों की नीति की, तो ब्रिटिश शासकों की नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। वो नहीं चाहते थे कि इनके धार्मिक मामलों में दखल दे, क्योंकि उनको पता था
ब्रिटिश क्राउन ने ये भी घोषणा की थी कि हम आपके धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से धार्मिक हताहत हुआ था हमारी भावनाओं को, और 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण भी तो था, इस वजह से वो ज़्यादा इसमें कुछ बोलते नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों में नई दुनिया को जानने की ललक और जिज्ञासा जागृत कर दी। जब अंग्रेजों ने ये भारत में नई शिक्षा नीति लेकर के आए, अंग्रेजी शिक्षा नीति लेकर के आए, तो दुनिया को जानने का प्रयास किया गया, और भारतीय लोग जो पढ़ रहे थे इस शिक्षा को, उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें ये भी है। तो वो धीरे धीरे अपने रीति रिवाजों को और पुराने जो दकियानुसी चीज़ें, अंधविश्वास को छोड़ने लगे और एक मॉडर्न जीवन जीने की तरफ बढ़ गए। आज भारत में देखो आप, हम लोग कितने मॉडर्न हो चुके हैं, हमारी सोच कितनी परिपक्व और विकसित हो चुकी है। भले ही आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुराने रीति रिवाजों पर बल दिया जाता है, लेकिन फिर भी शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे आप पुराने रीति रिवाजों से छुटकारा पा सकते हो। आप केवल उन्हीं चीज़ों को मानो जिसके पीछे कुछ न कुछ तर्क हो, वैज्ञानिक तर्क हो। जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसको मानने से अच्छा है कि आप अपने जीवन में दूसरी चीज़ों को तवज्जो दें। तो धर्म में बहुत सारी चीज़ें आज भी जो है वो विद्यमान है, जिसे हम लोग केवल करे जा रहे हैं, बिना किसी से जाने, बिना किसी से पूछे। अंग्रेज उसी की हिमायत करते थे कि आप केवल उन चीज़ों को क्यों नहीं मान रहे हो जो सही हैं। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयां का पढ़े लिखे जो भारतीय थे वो समाज की बुराइयों का विरोध करने लगे और एकजुट होने लगे। जैसे सती प्रथा के अंत के लिए एकजुट होना, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे थे, अत्याचार की बात कर रहे थे, पुनर्विवाह की बात कर रहे थे, बाल विवाह की बात कर रहे थे। तो भारत में शिक्षा को लेकर और अन्य सामाजिक बुराइयों को लेकर के जो भी चीज़ें थी उसका विरोध खुद भारतीय अब करने लगे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले गए अंधविश्वास और कुरीतियों को तोड़ दिया। बहुत सारा अंधविश्वास, कुरीतियाँ, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि बिना, अगर आप बीमार हैं और आप बिना हॉस्पिटल के से किसी व्यक्ति के खाली ध्यान मगन होकर के वो आपको ठीक नहीं कर सकता, ये तो तर्कसंगत ही नहीं है। तो फिर भी लोग, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में, झाड़ फूक पे, बाबाओं पर ऐसे कुछ चीज़ें चलती है तो उस पर विश्वास करते हैं। ये सब अंधविश्वास है और इससे अच्छा है कि आप वैज्ञानिक चीज़ों पर ध्यान दें। इसलिए बीमार हो जाए तो जल्दी से हॉस्पिटल जाए, किसी के चक्कर में ना लगे। 1853 में अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन गई और आज भी अंग्रेजी सरकारी भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है भारतीय प्रशासनिक कार्यों में। उसके साथ साथ एक दूसरी भाषा भी, अल्टरनेटिव लैंग्वेज भी होती है, जैसे हिंदी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं भी हैं। तो 1853 में ही अंग्रेजी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया गया था। शिक्षा के प्रसार के लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसको आजकल तो हम लोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके साथ बहुत सारे कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को, विद्यालयों को इससे एफिलेटेड किया गया, जोड़ा गया, मान्यता प्रदान करने का एक पावर दिया गया इसको। आज भी कई जगह पर मोहल्ले जाओ, कहीं जाओ, आपको अंग्रेज प्रशासकों के नाम पर बहुत सारे नाम, गली मोहल्लों के नाम दिखते, जैसे रॉबर्टगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन, ये आज भी भारत में मौजूद है और आज भी इनके नाम जो है अंग्रेजी लोगों के नाम पर है। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, जब मैं सीवी रमन की बात कर रहा था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आखिरकार ये नोबेल पुरस्कार है क्या, आइए इसको भी समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे टॉप का पुरस्कार, जिसे सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार कहते हैं, जो कि लगभग 6 अलग अलग विषयों में दिया जाता है। वो 6 अलग अलग विषय क्या है, जैसे भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, 3 ही हो गए, अर्थशास्त्र, इसके अलावा समाज सेवा, इसके लिए भी दिया जाता है, और शांति के लिए, पीस के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, क्षमा करें, शांति और समाज सेवा एक ही में दिया गया, और लिटरेचर यानी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो 6 अलग अलग विषयों में दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह नोबेल पुरस्कार कौन देता है? नोबेल पुरस्कार को बांटने का जिम्मा जो है वो 2 देशों ने लिया हुआ है, एक है स्वीडन, दूसरा है नॉर्वे। स्वीडन जो है वो 5 विषय में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार बांटता है, जबकि एक बचा हुआ जो विषय है उस पर नोबेल पुरस्कार जो देता है वो नॉर्वे की सरकार देती है। नॉर्वे की सरकार शांति, समाज सेवा के लिए देती है। बाकी 5 बचे हुए, चाहे वो फिजिक्स, भौतिकी हो, रसायन हो, चिकित्सा हो, अर्थशास्त्र हो या फिर साहित्य हो, इन सभी विषयों में जो पुरस्कार बांटता है वो स्वीडन बांटता है। क्योंकि ये जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी एक वैज्ञानिक के नाम पे की गई थी, जिनका नाम था सर अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और ये स्वीडन के ही थे। तो वहीं से शुरुआत की गई थी और लगातार बहुत सारे लोगों को हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कभी आप अगर न्यूज़ में, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ लो कि इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसे आप जरूर याद रखना, क्योंकि वो आगे काम आने वाली चीज़ है, वो जनरल नॉलेज की चीज़ है। तो ये बहुत अच्छा एक पुरस्कार है जिसके लिए लोग जीवन पर्यंत काम करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसको पुनः देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है।
दोस्तों इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपको इतिहास में इंटरेस्ट अच्छे से आए और ज़्यादा बढ़े इंटरेस्ट, इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम हमेशा आपके लिए काम कर रही है। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आप लोगों के लिए 100% मुक्त शिक्षा, जो आपको हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर मिल जाएगी। आप अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज के सारे वीडियो फ्री आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे ऐप से भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ऐप का नाम है MB ऐप, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। दोस्तों आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने एक और नया इनिशिएट लिया है जिसका नाम है बुक्स और ई बुक्स। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के लिए बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बुक्स और ई बुक्स लॉन्च कर रही हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म ओपन होता दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। हमारी मैग्नेट ब्रेन की टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी और आपको इस किताबों के बारे में और जानकारी जो आपको चाहिए वो भी दे देगी, साथ ही किताब आपके एड्रेस तक पहुँचा दी जाएगी। तो जल्दी करिए और मैग्नेट ब्रेन्स के ये बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट्स वाली बुक्स को अपने घर मंगाइए। जिस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आपका साथ हमेशा एग्जाम टाइम पे और हमेशा देते हैं, वैसे ये किताबें भी आपको हमेशा साथ देगी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन की टीम बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, जैसे CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE नीट, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।